अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। गाइस, वेलकम टू चैंपियन स्कूल। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला टॉपिक जो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक, अब देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मीन्स होता है, फिजिकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। ठीक, और केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक, अब देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लिए जो पहले स्टेट में जिसमें है, जो ऑब्जेक्ट पहले है वो रिएक्शन के बाद दूसरे स्टेट में चल जा रहा है। ठीक, और उसके बाद हम फिर उसको उसी स्टेट में वापस लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक, फिर उसको पहले जैसा कर दें। और इरिवर्सिबल क्या होता है कि मान लो अगर जो वो सब मतलब कि वो सब्सटेंस जो है वो रिएक्शन के बाद चेंज हो गया तो हम उसको दोबारा उस स्टेट में नहीं ला सकते। ठीक, ये होता है इरिवर्सिबल चेंज। ठीक, अब देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलती है। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसके स्टेट, उसके कलर, उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें बदलता क्या है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। ठीक, फिजिकल चेंज में क्या बदलती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए उसका शेप बदल जा सकता है, साइज बदल सकता है, उसकी डेंसिटी बदल सकती है। ठीक, और केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन बदलता है। ठीक, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसके कलर में चेंज आ सकते हैं, स्टेट में, टेम्परेचर में। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल जो है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ आइस और डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। फॉर्मेशन ऑफ आइस कैसे, मान लो पानी को हम फ्रीज करके बर्फ बनाए, ठीक, लेकिन हम बर्फ को मेल्ट करके पानी भी तो बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा फिजिकल चेंज का। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मान लो हम दही बनाए, ठीक, लेकिन क्या दही को हम फिर से दूध बना सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब पानी में अगर जो हम शुगर मिला दें तो हम उसको फिर से शुगर ला सकते हैं, लेकिन जंग लगे हुए आयरन को हम फिर से उसी स्टेट में वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा केमिकल चेंज का, ये एग्जांपल हो जाएगा फिजिकल चेंज का। ठीक, आई होप ये आपको टॉपिक एकदम अच्छे समझ में आ गया हो। अब आता है केमिकल रिएक्शन, जो इस चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखिए, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन जो है वो ये है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आफ्टर रिएक्शन। मतलब कि ऐसा प्रोसेस, ठीक, ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रिएक्शन के बाद और उसकी जो प्रॉपर्टीज हो वो पहले सब्सटेंस से अलग हो, मतलब कि पहले जैसी थी उस प्रॉपर्टी से कुछ अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज पहले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग रहती है। ठीक, देखिए एग्जांपल इसका देखिए, H2 + O2 = H2O। ये दोनों जो है H2 और O2 ये दोनों ही सपोर्टर ऑफ फायर है, मतलब कि आग लगने में ये सहायक होती हैं। ठीक, लेकिन H2O जो होता है ये आग को बुझाता है। ठीक, मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और उसकी एंटी पार्टी में चला गया, मतलब कि उसके अपोजिट काम करने लगा। ठीक, अब देखिए, अब आता है हमारा टॉपिक जो है वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, तो इन दोनों का डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आगे अगर जो हम टॉपिक में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बोलते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक, तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट साइड वो होता है, रिएक्टेंट वो होता है जो डिसअपियर ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट जिसमें जो चीज डिसअपियर हो जाता है, वो सब्सटेंस जो डिसअपियर हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक, जैसे कि जिंक प्लस HCl को हम रिएक्ट करवाएंगे, जिंक को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको मिलेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे। ठीक, और प्रोडक्ट्स क्या होता है, देखो, अपीयर और फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि अपीयर होते हैं या बनते हैं रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। ठीक, जैसे MgO, ये O2 यहाँ है, MgO2 मतलब रिएक्ट करवाएंगे तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक, और हम ये भी समझ सकते हैं रिएक्टेंट साइड जो होता है
और प्रोडक्ट साइड जो होता है ये लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड जो होता है ये राइट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक, तो इन दोनों में देखिए ये हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट्स, ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट्स, ये हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट्स, ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट्स। ठीक, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल चेंज, मतलब कि अगर जो कहीं केमिकल चेंज हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ यहाँ केमिकल चेंज हुआ है। ठीक, तो देखिए उसमें हमको फ्यू कैरेक्टर्स मतलब कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चेंज इन कलर हो सकता है, उसके कलर में मतलब कुछ फर्क पड़ सकता है, पहले कुछ और कलर था, पहले फिर बाद में कुछ और कलर हो गया रिएक्शन के बाद। उसकी स्टेट में फर्क आ सकता है, स्टेट में फर्क मतलब पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से फिर सॉलिड में हो गया, मतलब स्टेट में बदलाव आएगा। ठीक, टेम्परेचर में बदलाव आ गया, टेम्परेचर में बदलाव आने का मतलब कि पहले टेम्परेचर कुछ और था अब टेम्परेचर कुछ और हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर ही खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर रहेगा। मान लीजिए पहले टेम्परेचर कम था फिर टेम्परेचर हाई हो गया उसका, पहले टेम्परेचर हाई था उसका टेम्परेचर कम हो गया। ठीक, और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मींस क्या होता है, इवोल्यूशन मींस होता है बाहर निकलना। ठीक, गैसेस का बाहर निकलना। ठीक, गैसेस बाहर निकलेंगे तो उससे हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ। अब देखिए प्रेसिपिटेट यही समझ लिए क्या होता है, प्रेसिपिटेट मींस होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्या होता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के दौरान, मान लीजिए एक बीकर है। ठीक, मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक, इसमें रिएक्शन हो रहा है तो कुछ सब्सटेंस जो होंगे वो नीचे आके ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक, जो ये सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रेसिपिटेट। ठीक, ये कहलाएंगे क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए इसके बारे में हम एक मतलब हर एक कैरेक्टर्स का एक एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम उसको डीप स्टडी करेंगे। देखिए कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल चेंज का कैरेक्टर्स क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं केमिकल चेंज। ठीक, तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे चेंज इन स्टेट की पहला एग्जांपल है कि जब हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको CH3OH मिलेगा। ठीक, CH3OH को हम क्या कहते हैं, मेथनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथनॉल भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल है कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, H2O। देखिए पहले ये क्या था, गैस था। ठीक, ये भी गैस था, लेकिन अब जो मिला वो क्या है, लिक्विड है। तो इसी यही होता है चेंज इन स्टेट। ठीक, मतलब कि स्टेट में क्या हुआ, बदलाव आया। अब देखिए कार्बन जो है ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक, लेकिन अब ये क्या मिला हमको, ये गैस है। ठीक, देखिए इसमें भी स्टेट का चेंज हुआ है। तो देखिए कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक, ये CH3 मेथनॉल, CH3OH आप याद रखिए कि मेथनॉल को CH3OH कहते हैं। ठीक, अब देखिए चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मतलब कलर में कैसे बदलाव आएगा उसका एग्जांपल देखिए। ठीक, कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट। ठीक, और कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कॉपर सल्फेट जो था ये पहले किस कलर का था, ब्लू कलर का। किस कलर का था, ब्लू कलर का। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ये किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन। किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का। ठीक, मतलब कि क्या हुआ, कलर में चेंज आया है। अब देखिए कॉपर जो है, कॉपर को जब हम एयर के साथ रिएक्ट कर मतलब एयर में रख दें कुछ दिन के लिए तो क्या होगा, वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लैक कलर का होगा। पहले किस कलर का था, ब्राउन कलर का, लेकिन अब किस कलर का हो गया, ब्लैक कलर का। ठीक, तो मतलब कि कलर में बदलाव आया है। अब देखिए तीसरा जो मतलब कि कैरेक्टर है वो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आएगा। ठीक, टेम्परेचर में बदलाव का मतलब या तो टेम्परेचर घटेगा, हाई होगा, या मतलब कि लो होगा, या तो फिर हाई होगा। ठीक, अब देखो जैसे कि CaO+H2 हाइड्रोजन, मतलब कि देखिए ये जो है एक डोमेस्टिक एग्जांपल है, डोमेस्टिक यूज में आता है कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ H2O वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक, और देखिए ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक, और ये क्या है, ये हमारा स्लेक्ड लाइम। ठीक, और हिंदी में इसको हम कहते हैं चूना। जब हम चूने को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है,
कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम मिलता है, ठीक। और उसके साथ क्या होता है, कुछ हीट भी रिलीज होता है। क्या होता है, कुछ हीट भी रिलीज होता है, मतलब कि टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब देखिए, अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मतलब क्या होता है, गैसेस का बाहर निकलना, मतलब कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगा, ठीक। अब देखिए जैसे कि वाटर है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक। और दूसरा एग्जांपल इसी का है कि जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यानी कि HCl, ठीक, HCl मतलब कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ZnCl, और हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूएट होगा, ठीक। तो ये दोनों किस चीज का एग्जांपल है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। मतलब किसी रिएक्शन में अगर जो गैसेस निकल रही हैं तो हम जान जाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। कहीं पे अगर जो गैसेस निकल रहे हैं, गैसेस का मतलब इवोल्यूएट हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि वहां हो रहा है क्या, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पहले हम बता दें कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। यहाँ क्वेश्चन भी दिया है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कंसीडर्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। अगर ये पूछता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, द सॉलिड सब्सटेंस विच सेटल डाउन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज प्रेसिपिटेट, ठीक। और इसका एग्जांपल क्या, मतलब कि अगर जो एग्जांपल विथ एग्जांपल दिया तो ये एग्जांपल आप जरूर लिखिएगा कि Na2SO4 जब जैसे सोडियम सल्फेट जब BaCl मतलब कि बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट मिलेगा प्लस सोडियम क्लोराइड क्या होगा, प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जांपल हो गए, ठीक। तो अगर जो क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन दी कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल चेंज, तो आपको ये पांचों कैरेक्टर्स लिखने हैं विथ एग्जांपल के साथ, ठीक। और यहाँ से देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, वो भी हमने बता दिया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक। देखिए अब हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म्स ऑफ सिंबल और फॉर्मूले ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है उसको, जो केमिकल रिएक्शन है उसको, उसके वर्ड इक्वेशन को हम फॉर्मूले की मदद से या सिंबल्स की मदद से, जो एलिमेंट का सिंबल होता है उसकी मदद से अगर जो हम एक इक्वेशन बना के लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक। अब देखिए वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन देखिए ये अगर इसका एग्जांपल देखिए तो यहाँ लिखा है कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब ये जो वर्ड्स में लिखा है, इन वर्ड्स में लिखा है, ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, ठीक। ये हमारा क्या है, वर्ड इक्वेशन है। और ये जो है, ये जो हमारा मतलब कि सिंबल्स और फॉर्मूले में लिखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है केमिकल इक्वेशन, ठीक। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है, एक स्केलेटल इक्वेशन होता है, ठीक। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि बैलेंस्ड मतलब कि रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी मतलब बैलेंस्ड हो। बैलेंस क्या हो कि जो एटम्स के नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो हो वो दोनों साइड बराबर हो, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज कंसीडर्ड एज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। अब देखिए स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन मतलब इक्वेशन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, ठीक। देखिए स्केलेटल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लें यहाँ H2 है, O2 है, ठीक। अगर हम इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दिए, ठीक। ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, ठीक। यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक। देखिए 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड हो गया, ठीक। अब अनबैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड में अनइक्वल रहेगा, Mg यहाँ 1 है, यहाँ भी Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 ही है, ठीक। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, मेरा स्केलेटल इक्वेशन हो गया, ठीक। अब देखिए अगर जो मतलब इसको पढ़ने के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि क्या सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है, तो वो है, इसका आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट होते हैं या जो
एलिमेंट के नेम होते हैं वो इस साइड भी होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम यहाँ है तो मैग्नीशियम यहाँ भी होगा, ऑक्सीजन यहाँ है तो ऑक्सीजन यहाँ भी होगा, ठीक। और हम क्लास 9 में पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मतलब कि जितने मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने मतलब एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होंगे, ठीक। दोनों का मास सेम होगा। इसका डेफिनेशन होता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। तो देखिए इस वजह से इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें सारे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को या स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक। अब देखिए बैलेंस करते कैसे हैं, इसमें से जरूर कम से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेंगे, बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसको करते क्या है, इसका मेथड जो है, इसका मेथड एक ही है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। अब देखिए वैसे मेथड तो कोई और है, पहले मान लिए मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस करना था सीरियल वाइज, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है ये ईजी, मतलब अगर जो समझ में आ गया तो ईजी हो जाता है और नहीं समझ में आया तो फंस जाएंगे आप, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले कोई भी एक एलिमेंट उठा लिए, कोई भी एक एटम उठा लिए, ठीक। उसको मैच करिए दोनों साइड, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, ठीक। और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 3 है, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1 है। तो अगर जो हम यहाँ 2 लगा दें तो देखिए यहाँ अगर हम 2 लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया मेरा 6, ठीक। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए 6। तो हमको यहाँ क्या मतलब क्या कितने नंबर्स लगा दें कि हमको हाइड्रोजन क्या हो जाए 6 मिल जाए, ठीक। तो यहाँ हम अगर जो 3 लगा दें तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें एक रूल आप समझ लीजिए कि कभी भी अगर जो आप नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक, नंबर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन था, जैसे नाइट्रोजन था, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ नहीं लगाएंगे कि 2 नाइट्रोजन बढ़ा रहे हैं, आप लगाएंगे यहाँ, ठीक। कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ जब जैसे कि अगर जो यहाँ लगा दें, क्वेश्चन में यहाँ लगा रहेगा, लेकिन अगर जो आपको 4 नाइट्रोजन करना है तो आप यहीं मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे कहाँ, यहाँ लगाएंगे 2, ठीक। तो उसी तरह हम यहाँ हमको 6 करना था, 6 हाइड्रोजन करना था तो हम यहाँ 3 लगाएं तो हो गया मेरा 6 हाइड्रोजन। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ 3 2 या 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 2 या 6 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक। 2 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 नाइट्रोजन यहाँ है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक। देखिए इसको लिख देते हैं, 3H2 गैस है प्लस N2 गैस है, ठीक, इज इक्वल टू 2N मतलब 2NH3। देखिए ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। अब देखिए इसमें, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक। देखिए आप अगर जो इसको बैलेंस्ड कर ले रहे हैं तो इसको एकदम अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आप क्वेश्चन में यहाँ लिख दिए ऐसे 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 तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। एकदम अरेंज ऑर्डर में सिस्टमैटिक ढंग से आपको करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, H2S, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद फिर क्या है ऑक्सीजन H2O SO2, ठीक, ये है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं, ठीक। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, चलिए हाइड्रोजन कम से कम बैलेंस है, ठीक। सल्फर यहाँ कितना है, 1 है, सल्फर यहाँ कितना है, 1 है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और प्लस 1 3, ठीक। देखिए आप बस इसी का नहीं काउंट करेंगे, आप इसका भी काउंट करेंगे पूरा, मतलब कि रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, जितने बार वो आएंगे उतने बार आप जोड़ेंगे, ठीक। जैसे 2 बार यहाँ आया है, 1 बार यहाँ आया, तो इधर कितने हो गए ऑक्सीजन 3 हो गए, ठीक। और इधर कितने हो गए 2 हो गए। तब देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, अगर जो हम यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 सल्फर, देखिए अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक, 3 ऑक्सीजन इधर है, ठीक। अगर जो हम यहाँ 2 लगा दें, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक। तो हम अगर यहाँ क्या करें 2 लगा दें, ठीक, 2 बढ़ा दें ना, तो यह किधर हो गए, इधर 4 हो गए, इधर कितने हो गए 1 हो गए, ठीक। अब देखिए इधर टोटल कितने हो गए 5, लेकिन अगर जो हम ध्यान से देखें तो अगर जो हम यहाँ 2 बढ़ा दें, 2 अगर जो हम बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ टोटल कितने हो जा रहे हैं 6, ठीक। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। और उसके बाद अगर जो हम यहाँ 3 बढ़ा दें, ठीक, यहाँ कितने बढ़ा दें 3 बढ़ा दें, तो इधर कितने होंगे 6। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो नहीं बैलेंस्ड हो रहा है और
ये सल्फर नहीं बैलेंस हो रहा है, तो इसको कैसे बैलेंस करें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 2, ठीक। यहाँ क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कितने हैं 2 सल्फर, ठीक। अब देखिए अगर जो हम मल्टीप्लाई करवाएं इससे, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 सल्फर, ठीक। अब देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 सल्फर हैं, यहाँ भी 2 सल्फर हैं, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, ठीक। अब देखिए इसको एकदम अरेंज ऑर्डर में आप लिख लेंगे, 2H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2, ठीक। देखिए अब ये बैलेंस्ड हो गया, अरेंज करके आप लिख दिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BaCl2, ठीक, प्लस Al2SO4 पे होल थ्राइस है। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में क्या है, AlCl3 है प्लस BaSO4 है, बैरियम सल्फेट है, ठीक। अब देखिए यहाँ बैरियम कितना है, यहाँ भी बैरियम 1 है, दोनों में एक सिंगल है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्लोराइड कितना है 2 है, यहाँ क्लोराइड कितना है, क्लोरीन कितना है 2 है, ठीक। यहाँ कितना है 3 है, ठीक। अब देखिए अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 1 है, तो जाहिर सी बात है हमको अगर यहाँ हम 2 लगा दें तो मेरा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस, ठीक। अब एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। अब देखिए यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। अब जब यहाँ क्लोरीन 6 हो गया तो हम यहाँ 3 लगाएंगे तभी तो क्लोरीन मेरा 6 होगा, ठीक। अब देखिए जब यहाँ 3 लगा दिए, अब देखिए ये बैरियम जो है ये 3 हो गया और इधर कितना है 1 है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या बैलेंस हुआ, 3 बैरियम 3 बैरियम, ठीक, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ठीक। अब देखिए एल्युमिनियम 2 सल्फर कितना है 3 है, ठीक। सल्फर कितना है 3 है, देखिए यहाँ सल्फर कितना है 3 है। और ऑक्सीजन कितना है, ये देखिए जब कहीं पे ऐसे लिखा हो SO4 पे ट्वाइस या थ्राइस, तो देखिए इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन है इसका और इसके साथ तो है ही, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, सल्फर कितना है 2 है और कितना ऑक्सीजन जो है वो कितना है, वो है 4 2 या 8 ऑक्सीजन है, ठीक। देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ये नहीं कि मतलब 3 है तो बस यही पूरा 3 है, अंदर भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सल्फर कितना है 3 है, तो यहाँ सल्फर भी 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12, ठीक। अब देखिए यहाँ बैलेंस्ड हो गया कि नहीं, तो अब बैलेंस्ड हो गया तो हम इसको अरेंज करके अच्छे से लिख देंगे। जैसे कि मान लिए 3BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू 2Al एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3BaSO4, ठीक। अब देखिए ये हो गया मेरा बैलेंस, ठीक। आपको जस्ट हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, पहले कोई एक एलिमेंट उठा लेंगे, एक एटम उठा लेंगे, फिर उसको रिएक्टेंट साइड कंपेयर करवाएंगे, प्रोडक्ट साइड कंपेयर करवाएंगे और कंपेयर करने के बाद अगर जो उसको बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ वाले एटम को भी हम देखते रहेंगे कि हाँ ये भी बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं। अगर जो सब बैलेंस्ड हो जा रहा है तो उसको अरेंज करके एकदम अच्छे से लिख देंगे, ठीक। और देखिए अगर जो कहीं क्वेश्चन में गलती से दे दिया कि स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करो तो कंफ्यूज ना होइएगा, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब ही होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। तो ये हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन हमने आपको एग्जांपल दिया है और यहाँ पे आपके मतलब कुछ क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा खुद से। देखिए अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के 6 टाइप होते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इसी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो वैसे हम लोग को टोटल मतलब 5 ही पढ़ने हैं। देखिए अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहला हमारा टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक मतलब 2 रिएक्टेंट से मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। देखिए जैसे मान लिए ए नाम का कोई है एटम, ठीक, बी नाम का कोई है एलिमेंट, ठीक। ये 2 एलिमेंट मिलके एक बना रहे हैं प्रोडक्ट, ये 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक, और ऑक्सीजन है, ठीक। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक। देखिए 2 रिएक्टेंट हैं और यहाँ कितना है, एक प्रोडक्ट है, ठीक। दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं।
और उसके बाद देखिए एक एग्जांपल ये है कि क्विक लाइम प्लस वाटर इज इक्वल टू स्लेट लाइम, ठीक। और यहाँ प्लस थोड़ा सा हीट भी जनरेट होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि जिसमें हीट जनरेट होगा उसको क्या कहेंगे, ठीक। तो ये 2 एग्जांपल होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वैसे मतलब अगर जो देखा जाए नाम से ही तो डिकम्पोज होता है, ठीक। देखिए सिंगल रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकडाउन, ठीक, ब्रेकडाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जैसे कि मान लिए एक रिएक्टेंट है, ठीक, रिएक्टेंट सी है, वो किससे मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है, ठीक। वो डिकम्पोज हो जा रहा है ए प्लस बी में। जैसे एक एग्जांपल है कि वाटर जो है अगर जो हम इसमें इलेक्ट्रिक पास करवाएं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये 3 तरह से होता है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है, और एक जो होता है वो होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। अब ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल के नाम से ही समझ में आया था कि थर्मल मतलब हीट, ठीक। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के द्वारा मतलब डन हो, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज डन बाय द हीट, ठीक। हीट की मदद से जो डिकम्पोज रिएक्शन उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब देखिए और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए इसके नाम से भी क्लियर हो जा रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ऐसा मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के क्या करें, डिकम्पोज करें उसको, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। और फोटोलिटिक मीन्स क्या होता है, देखिए फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और लिटिक मीन्स क्या होता है, डिकम्पोजिशन, मतलब कि लाइट द्वारा, सनलाइट द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कुछ, ये देखिए CaCO3, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जो हम हीट करें, ठीक, उसमें हम अगर जो हीट करें उसको थोड़ा सा, तो वो किसमें टूट जाता है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर निकल जाता है, ठीक। यहाँ से इसका मतलब है कि वो गैस बन के बाहर निकल जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अगर जो हम बोले हैं कि अगर हम उसमें हीट दे रहे हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब देखिए अगर जो हम AgCl मतलब क्या, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में वैसे रख दें तो क्या मिलेगा हमको, Ag प्लस क्लोरीन मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इसमें हम सनलाइट की मदद से इसको डिकम्पोज करवा रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब आता है वाटर। ये देखिए एग्जांपल हम पहले भी इसको दिए हैं कि अगर जो वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वो क्या होता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो होता है डिकम्पोजिशन उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है क्या, कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें कि कौन सा मतलब रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, AgCl जो होता है सिल्वर क्लोराइड वो डिकम्पोज हो जाता है Ag और Cl2, ठीक। और ब्रोमीन क्लोराइड भी जाता है, वो भी होता है, ठीक। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स, आपको मतलब उसके पार्ट्स जो है आपको याद रहने चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं। थर्मल इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। इसके और भी कई एग्जांपल हैं यहाँ, इसके मतलब ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं। देखिए अब हम लोग का 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन खत्म। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जानना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होता है ये बस एक मेटल का सीरीज़ होता है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होता है उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से, ठीक। मतलब कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, उस हिसाब से सेटल होता है, ठीक। तो देखिए इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, मतलब सबसे रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव मेटल, ठीक।
तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, वो है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको हमको कैरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, ठीक। इसको एयर में जैसे हिलाएंगे तो ऐसे ये ख़राब हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, ठीक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर उसके बाद आता है कॉपर, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है सिल्वर, एजी आता है, फिर उसके बाद गोल्ड आता है, ठीक। देखिए ये होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद आपका गोल्ड। ये आपका मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज़ है और इसमें इसी के हिसाब से हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे काम करना होता है, ठीक। अभी देखेंगे कैसे इसको डिस्प्लेस किया जाता है। उससे पहले ये जान लीजिए कि गोल्ड जो होता है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है और सबसे मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब OMR ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, ठीक। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम जान लिए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जो रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लिए। ये देखिए कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है, प्लस कॉपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है। अब देखिए कैसे हो रहा है ये। देखिए कॉपर कहाँ आ रहा है, कॉपर मेरा आ रहा है आपका यहाँ, ठीक, कॉपर यहाँ आ रहा है। और उसके जिंक कहाँ आ रहा है, जिंक मेरा आ रहा है यहाँ। तो बताइए इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। ऑब्वियसली कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होगा, जिंक होगा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जब ये ज़्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है तो ये इसको क्या करेगा, हटा देगा, यहाँ से हटा के अपने यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब उसी तरह देखिए इसमें जिंक प्लस ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। जब रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें देखिए जिंक कहाँ आ रहा है, जिंक आ रहा है मेरा यहाँ, ठीक, लेकिन पोटेशियम कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ। अब बताइए इन दोनों में रिएक्टिव कौन है सबसे ज़्यादा, रिएक्टिव ज़्यादा पोटेशियम है, ठीक, ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। जब ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसके पास इतना हिम्मत नहीं कि इसको हटा के यहाँ आ जाए, इस वजह से रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा, मतलब कि रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही जिसके साथ ये पहले है वो पहले से ही पावरफुल है और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ नहीं होगा। अब अगला एग्जाम्पल है, देखिए CuSO4 में आयरन ऐड कर देना है, ठीक। तो क्या बनाया, आयरन सल्फेट बना, फेरस सल्फेट बना लिया और क्या हो जा रहा है, कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वही आयरन यहाँ आपका आ रहा है, ठीक, और कॉपर आपका कहाँ आ रहा है, कॉपर आपका यहाँ आ रहा है। तो क्या कर रहा है, कॉपर यहाँ आ रहा है जो कि लेस रिएक्टिव है, ठीक। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये इसको क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, उसके बाद यहाँ आके अपना बॉन्ड बना दे रहा है और उसके बाद ये किनारे चल जा रहा है, मतलब कि डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि किसके बेस पे होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि मतलब मेटल का एक सीरीज होता है जिसमें रिएक्टिविटी के बेस पे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव, फिर उसके बाद लेस रिएक्टिव, उसी के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक। अब इसी से कुछ मिलता जुलता नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये मतलब नहीं हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दुगुना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। नाम पे मत जाइए, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि जो आयंस होते हैं वो मतलब चेंज होते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, ठीक। कहीं जाते नहीं, मतलब हट नहीं जाते हैं वहाँ से, वो वहीं रहते हैं, लेकिन आप मतलब कि दूसरे वाले से एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए आयंस क्या होता है, आयंस मतलब कि ये जो मतलब कि मतलब ये मेटल के बाद जो आता है वो क्या होता है, आयंस होता है, ठीक। ये क्या होगा, ये मेटल हो गया, ये आपका आयंस हो गया, ठीक। इसमें ये हो गया आयंस, ये हो गया आयंस, ये Cl हो गया आयंस, ठीक। मेटल के बाद जो आ रहा है वो क्या होता है, आयंस। अब देखिए अगर जो हम इसका एग्जांपल देखें तो देखिए क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए ये किसके साथ चल जा रहा है, ये चल जा रहा है इसके साथ, ये चल जा रहा है इसके साथ, ठीक। मतलब कि आपस में क्या कर लें, सब अदला बदली, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ठीक। और यहाँ पे बन गया आपका
ये बन गया, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपने पार्टनर को, इसको आप कह सकते हैं आयंस जो है वो इसके पार्टनर है, तो अपने पार्टनर को क्या कर ले रहे हैं ये लोग, एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक। तो एग्जांपल में पार्टनर एक्सचेंजिंग रिएक्शन भी पूछा जाता है कि पार्टनर एक्सचेंज कौन करता है, तो कौन करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, ठीक। इसको दिमाग में आप याद रखिएगा कि इसमें आयंस का टेक प्लेस होता है, आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं, ये नहीं कि आयंस गायब हो जाते हैं, आयंस गायब नहीं होते हैं, वो आपस में बदल दिए जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ जैसे कि AgNO3 लिखा है प्लस NaCl इज इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl, ठीक। देखिए सिल्वर नाइट्रेट जब हम उसको सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट, और AgCl सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, आ जाता है यहाँ, ठीक। अब देखिए AgNO3 के साथ कौन सा पार्टनर था, नाइट्रेट था, ठीक। इसके साथ कौन सा था, क्लोरीन था, क्लोराइड था, ठीक। अब देखिए ये चल गया किसके साथ, इसके साथ, और ये आ गया इसके साथ, इसके साथ। देखिए आपस में क्या कर लिए लोग, अपने पार्टनर को एक्सचेंज करवा लिए और ये यहाँ पे ऐसे बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वो अपने पार्टनर को एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब कि अपने आयंस को एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है। मेरा 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका खत्म हो गया। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो और या तो फिर हाइड्रोजन जो हो वो रिमूव हो, मतलब कि गायब हो, ठीक। देखिए इसको एकदम अच्छे से याद कर लिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, देखिए यहाँ Cu था, कॉपर था, इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमको मिला CuO ना। अब देखिए Cu, यहाँ पे Cu बस है लेकिन यहाँ CuO है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आता है जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ जिंक है, ठीक, यहाँ देखिए नहीं, इसको ना, ये यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ H2SO4 नहीं, ये देखिए ZnSO4 है, ठीक। जिंक बस है यहाँ पे, जिंक यहाँ क्या है, ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट है, ठीक। यहाँ H2SO4 है, यहाँ बस H2 है, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है जब, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, मतलब कि रिमूव हो जा रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, यहाँ उसके जगह क्या आ जा रहा है, जिंक आ जा रहा है, ठीक। तो देखिए या तो क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो फिर क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक। अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक। हमेशा भी कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, बैरियम क्लोराइड में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो क्या हो जा रहा है, बैरियम सल्फेट हो जा रहा है और HCl बाहर निकल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ BaCl2 है ना, BaCl2 है, लेकिन देखिए Cl2 के साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, और यहाँ से बैरियम क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, ठीक। और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, हाँ ये देखिए, ये आप यहाँ से आप जान सकते हैं कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से हम जानेंगे क्या कि ये रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है, ठीक। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक रिएक्टेंट, मतलब कि एक रिएक्टेंट किससे मिलकर बना हो, 2 प्रोडक्ट से मिलकर, मतलब एक रिएक्टेंट जो है वो टूट के 2 प्रोडक्ट बन जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करें, मतलब कि अपने आयंस को एक्सचेंज करें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है
ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म। ये देखिए, ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया खत्म। और बता दिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। ठीक, अब आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, कि जो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसका हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक, देखिए, कोरोजन, कोरोजन मीन्स, कोरोजन का अगर ये वर्ड दिखाया तो इसका मतलब था कोरोड। ठीक, कोरोड मीन्स क्या होता है, खराब होना। ठीक, क्या होता है, खराब होना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर जो किसी मेटल को हम, जैसे कॉपर हो या आयरन हो, उसको अगर हम कुछ देर तक के लिए, कुछ मतलब दिन तक के लिए मॉइस्चर में, मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन, मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में या तो फिर मॉइस्चर में रख दें, एक खुले एयर में रख दें, तो क्या होगा, उस पर क्या हो जाएगा, वो कोरोड होने लगेगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। ठीक, उस पर या तो मतलब कोई और रंग की परत चढ़ने लगेगी, या तो उसमें जंग लगने लगेगा, वो टूटने लगेगा। ठीक, तो क्या होगा, वो कोरोड हो रहा है। ठीक, तो व्हेन अ मेटल इज, मतलब कि व्हेन अ मेटल इज केप्ट एट अ मॉइस्चर, देन कोरोजन इज टेक प्लेस। मतलब कि जब हम किसी मेटल को मॉइस्चर में रखते हैं या नमी में, थोड़े से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, उसके प्रेजेंट में रहते हैं, H2O के प्रेजेंट में रखते हैं, प्रेजेंस में, तो क्या हो लगता है, कोरोड होने लगता है। ठीक, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में, डोमेस्टिक एग्जांपल देखिए, आयरन रस्टिंग। लोहे को जंग लगते हुए हम सब ने देखा है। ठीक, लोहा कैसे जंग लगता है, जब उसको या तो पानी के प्रेजेंस में उसको रख दें, या तो खुले हवा में उसको कुछ दिन तक के लिए रख दें, नमी वो पाएगा तो वो जंग लगने चालू हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसकी कुछ मेथड्स भी होते हैं प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाने के लिए। ठीक, देखिए, या तो लोहे पे हम ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग मतलब क्या, उसको ऑयल से मतलब उस पर ऑयल की लेयरिंग चढ़ा दें, ऑयल से उसको मतलब धो दें या पोंछ दें, और ग्रीस से उसको पोंछ दें। ठीक, और पेंट कर दे। ठीक, ये बढ़िया एग्जांपल है कि मतलब कि उस लोहे को, उस आयरन को हम क्या करें, पेंट कर दे। ठीक, पेंट कर, देखिए ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये सब करने से क्या होगा, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा, मतलब कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक, और डायरेक्ट नहीं आएगा तो वो ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होगा। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो क्या होगा, वो जल्दी रस्ट नहीं खाएगा। ठीक, अब देखिए, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो देखिए, ये हो गया आयरन रस्टिंग, कोरोजन का एग्जांपल। कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल क्या होता है, मॉइस्चर में रख देते हैं तो वो कोरोड हो जाता है। ठीक, खराब होने लगता है। ठीक, और इसका बेस्ट एग्जांपल आयरन रस्टिंग है, और इसको हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक, अब देखिए रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी जो होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट है। जैसे कि when food containing fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and their taste this changes, this is called rancidity। मतलब कि जब कभी फूड को हम कहीं बाहर रख देते हैं, ठीक, कहीं मतलब कि एयर के प्रेजेंट में, मॉइस्चर प्रेजेंट में रख देते हैं, तो उसकी फैट और ऑयल जो रहते हैं, मतलब उसके अंदर के जो फैट्स रहते हैं या ऑयल उसके अंदर के जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, वो फूड खराब हो जाता है। वो फूड क्या होता है, खराब हो जाता है। उसके टेस्ट में, उसके स्मेल में क्या होते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। उसका मतलब कि टेस्ट या फिर स्मेल, दोनों में से कोई ना कोई चीज चेंज हो जाता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक, देखिए देखिए, जैसे दाल रखते हैं ना गर्मी में, तो गर्मी में दाल खराब हो जाता है। ठीक, तो उसका स्मेल बदल जाता है। ठीक, उसका स्मेल मतलब भापने भी लगता है, और टेस्ट क्या होता है वो भी बदल जाता है। ठीक, तो वो क्या होगा, किसका एग्जांपल हो गया, रेंसिडिटी का, वो एकदम बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक, अब देखिए इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। ठीक, एडिंग ऑफ BHA एंड BHT। अब ये BHA और BHT क्या है, BHA और BHT क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो कि ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेशन होने से किसी चीज को प्रिवेंट करता है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ठीक, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब कि किसी फूड को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखें तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और वो मतलब कि जल्दी रेंसिड नहीं होगा। ठीक, ये आपका हो गया एक तरीका प्रिवेंट करने का। कूल प्लेसेस में, मतलब कि जैसे फ्रीज में रख दिए, ठंडे प्लेसेस में रखेंगे तो हम वो भी नहीं रेंसिड करेगा। लेकिन अगर जो मॉडरेट टेम्परेचर में हम रखेंगे तो क्या होगा, वो मतलब कि रेंसिड कर जाएगा, कोरोड मतलब खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 तरीका आप इसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। और देखिए नाइट्रोजन की गैस भी हम, जैसे मान लीजिए कोई पैकेट्स वोकेट्स में आती हैं, तो उसको अगर उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। ठीक,
ताकि फूड जल्दी मतलब कि कोरोड ना हो। इसी वजह से चिप्स का पैकेट मतलब चिप्स रहेगा इतना, लेकिन मतलब पैकेट देख के लगेगा कि पूरा भरा है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। ठीक, अब देखिए हमने टाइप्स ऑफ केमिकल, देखिए केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ लिए, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए, बैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लिए, और उसके बाद मतलब कोरोजन और रेंसिडिटी भी पढ़ लिए। ठीक, बस इतने ही टॉपिक हमारे मतलब कि उसमें है। बस एक टॉपिक छूट रहा है, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट मतलब कि जिसमें हीट क्या हो, हीट गेन हो, मतलब कि हीट देना पड़े उसको। ठीक, उसको मतलब कि हीट निकले, जैसे मान लीजिए रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, उसमें से हीट निकल रही है, मतलब कि हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, और मतलब कि और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसको हमको रन करवाने के लिए हीट देना पड़े। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर जो आप मतलब सारा सामान रख दिया जाए खाने बनाने के लिए, लेकिन अगर उसमें हीट ना दिया जाए तो क्या वो खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक, और हीट मतलब कि अब देखिए जैसे एक्सोथर्मिक का एक मतलब कि बेहतरीन एग्जांपल क्या है, चूना है ना, चूना, उसको अगर हम मतलब कि पानी में मिलाएं तो वो जो स्लेट लाइन बनेगा उसके साथ क्या होता है, हीट जनरेट होता है। क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक, हीट देखेंगे इस वजह से वो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ठीक, और उसको अगर हम टच करें तो थोड़ा सा क्या होता है, उसमें से हीट निकलता है। ठीक, और देखिए कंबसन, कंबसन मतलब कंबसन कोई चीज जलता है तो उसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, उसमें हम हीट थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। ठीक, मान लिया पेट्रोल वेट्रोल अगर इसमें माचिस लिया है तो थोड़ा सा हीट दें तो तुरंत जलने लगता है। ठीक, गैस में हम थोड़ा सा लिया है तो जलने लगता है, तो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी खत्म हो गया, तो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा चैप्टर एकदम समाप्त हो गया। ठीक, और इसका जो नोट्स है वो हमारे लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, और इसका जो मतलब नोट्स एकदम बेहतरीन है, सारे टॉपिक्स को उसमें कवर किया गया है। और फ्रेंड्स देखिए हम जब भी आते हैं तो कुछ नई जानकारी आपको देते हैं, और इसके बदले में बस हम आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब चाहते हैं। धन्यवाद, बी मोटिवेटेड।